नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब घोटाले को लेकर ईडी का बड़ा एक्शन। दिल्ली सहित देश भर में 35 जगहों पर हुई छापेमारी। ईडी ने किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। 3 दिन के दौरे पर पहुंचे नीतीश कुमार का 2024 प्लान तैयार। विपक्ष को एकजुट करने के लिए विपक्षी नेताओं से की मुलाकात। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी बौखलाए। मदरसों के सर्वे पर दिल्ली में बुलाई बैठक। सर्वे का किया विरोध, कहा सर्वे में जल्दबाजी न की जाए। झारखंड के दुमका और पलामू के बाद खूंटी में हुआ हादसा। एक नाबालिग के साथ रेप। सोरेन सरकार सवालों के घेरे में, नहीं हो रही कोई कार्रवाई। 4 दिवसीय दौरे पर आई शेख हसीना का पीएम मोदी ने किया जोरदार स्वागत। साथ ही कई मुद्दों पर बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते। आज की सबसे पहली खबर शराब घोटाले पर ईडी के बड़े एक्शन की। दिल्ली के शराब घोटाले में ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला जारी है। पहले बीजेपी का स्टिंग ऑपरेशन और अब ईडी ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली सहित कई राज्यों में 35 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ईडी ने दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी जोरबाग में छापेमारी के साथ साथ गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में भी रेड की। जांच एजेंसी के निशाने पर शराब कारोबारी हैं। ईडी की छापेमारी में दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का घर भले ही शामिल नहीं है, लेकिन बयान सामने जरूर आया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। डॉक्टर साहब, शराब घोटाले को लेकर आज ईडी ने बड़ी छापेमारी की। क्या वजह रही ईडी के आने की? देखिए, ईडी इसलिए आई है क्योंकि ये अब जग जाहिर हो चुका है कि शराब की दुकानों से, उसके लाइसेंस धारकों से बाकायदा ब्लैक मनी, कैश में पॉलिटिकल पार्टीज और अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके सबूत सीबीआई ने निकाले, लेकिन चूंकि अब ब्लैक मनी और शेल कंपनियों के जरिए ये सारा काम किया गया, तो ईडी की एंट्री तो लाजमी है। अब कहाँ कहाँ किया गया, ये तमाम लोग जिनके घरों के अंदर आज ईडी गई, दफ्तरों में छापेमारी की, वो सब के सब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जान पहचान के उनके मित्र, दोस्त और उनके लिए काम करने वाले लोग हैं। और ये सब सीबीआई की चार्जशीट में आरोपी हैं। ईडी ये पता कर रही है कि ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाला शख्स, जिसे केजरीवाल भारत रत्न दिलवाना चाहता है, उसकी करतूतें क्या क्या है। और ये छापेमारी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली के बारे में ईडी के अधिकारी बता रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है। वहीं पंजाब में ये शक है कि 500 रुपए का घोटाला हुआ है। और पंजाब में जिन लोगों ने नीतियां बनाई, जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया, उनके तार दिल्ली के लाइसेंसीज और इस सिसोदिया की गैंग के लोगों से उनकी मिली भगत है। मतलब ये केजरीवाल और सिसोदिया कितना भी झूठ बोलते रहें, कितना भी मुद्दे को भटकाते रहें, हकीकत अब सामने आ गई है। जी डॉक्टर साहब, ईडी ने शराब घोटाला करने वाले पर जबरदस्त प्रहार किया है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत करने नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और सारे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जेडीएस प्रमुख कुमार स्वामी से मुलाकात की थी और आज नीतीश कुमार ने एनसीपी चीफ शरद पवार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सीपीआई नेता डी राजा, आईएनएलडी नेता ओम प्रकाश चौटाला और वाम दल के नेता सीताराम येचुरी से मिले और 2024 के लिए देश का मॉडल तैयार किया। डॉक्टर साहब, नीतीश खुद पीएम बनना नहीं चाहते हैं, फिर क्यों विपक्ष के साथ मुलाकात कर रहे हैं? आखिर पूरा प्लान क्या है? देखिए, हर नेता को ये लगता है कि वो अगला प्रधानमंत्री बन जाए जी। और नीतीश कुमार जो ये काम कर रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। ये 7वीं या 8वीं बार है इस देश में इस तरह के तथाकथित खुद को सोशलिस्ट बताने वाले लोग
ये जाति के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, सेक्युलरिज्म और मुसलमानों के वोटों के ऊपर राजनीति करने वाले लोग, ये कई बार इस तरह की मीटिंग्स पहले भी कर चुके हैं। 2014 में भी नीतीश कुमार के दिमाग में फितूर घुसा था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसी तरह की मीटिंगें होती थी दिल्ली के अंदर। ये वामपंथी भी आ जाते थे, ये चौटाला साहब भी आ जाते थे, मुलायम सिंह भी आ जाते थे, ये तमाम लोग इकट्ठा हो जाते थे। मतलब ये जितने भी थके हारे टायर्ड रिटायर्ड लोग हैं, जिनकी राजनीति अपने अपने इलाकों में नहीं है, वो देश के लिए कोई नया स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इस पे सिर्फ हंसी ही आ सकती है। दिक्कत ये है कि वो केजरीवाल से मिलने गए होंगे तो केजरीवाल ने कहा होगा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। ये खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता से मुलाकात नहीं है। ममता से मिलेंगे तो ममता भी कहेंगी कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। राहुल गांधी से मिल के आए हैं, वहाँ बता दिया गया होगा कि एक काम आप करो कि अगर आप सारे विपक्ष को इकट्ठा करना चाहते हो तो इकट्ठा करो, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में ही ये गठबंधन बने, ऐसी हमारी राय है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, नीतीश कुमार उस तालाब में जाकर बंसी डाल दिए हैं मछली पकड़ने के लिए, जिस तालाब में कोई मछली है ही नहीं। जी डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार लेफ्ट, कांग्रेस और बाकी पार्टियों को जोड़ने में लगे हैं जिससे 2024 में उनका पीएम आ सके, क्योंकि सारे विपक्षी दल हो या मौलवी मौलाना सब मोदी सरकार से परेशान हो गए हैं। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी योगी के फैसले से बौखला गए हैं और दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई, जहां मदरसों के सर्वे का विरोध किया। बैठक के बाद बयान में महमूद मदनी ने कहा कि मदरसे देश की सेवा के लिए हैं, गरीब बच्चों की मदद करते हैं, सर्वे को लेकर जल्दबाजी न की जाए, जहां गलत हो वहां बात हो। डॉक्टर साहब, महमूद मदनी को सर्वे से इतनी क्या परेशानी है जो वो इसका विरोध कर रहे हैं? आखिर क्या है मदरसे के अंदर? देखिए, इनका बस चले तो वो हिंदुस्तान को 1400 साल पीछे लेके चले जाएं। इनका बस चले तो इस देश के अंदर में शरीयत लागू करवा दें। इनका बस चले तो महिलाओं और बच्चों को साइंस की जगह कुरान की सिर्फ पढ़ाई करवाएं। दिक्कत क्या है कि ये लोग समय से बहुत पीछे चले जा चुके हैं और इनका जो धंधा है ये मदरसे मस्जिदों के नाम पे इनका पूरा रोजगार चलता है। जमीयत उलमाए हिंद, जिसके सबसे बड़े लीडर हैं मदनी साहब, उन्होंने मीटिंग इसलिए बुलाई है कि ये जब सर्वे होगा तो जमीयत उलमाए हिंद का सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में मदरसा और मस्जिद है। सबसे, जिसको कह सकते हैं कि गाज अगर गिरेगी तो ये इनके ऊपर ही गिरने वाली है, तो दर्द तो होगा ही। इसलिए वो कह रहे हैं कि थोड़ी जल्दीबाजी मत कीजिए, हम इसका विरोध करते हैं, टारगेट किया जा रहा है, तमाम तरह की चीज़ें कहेंगे। लेकिन कोई इनसे एक सवाल पूछे कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ करोड़ों की संख्या में बच्चे जा रहे हों, क्या ये सरकार के पास ये अधिकार नहीं जानने का कि उन मदरसों की फंडिंग कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या देश के लिए उनको तैयार किया जा रहा है या फिर जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। जो मूल सवाल है उससे ये भागते हैं। दिक्कत क्या है, मदनी जैसे लीडर्स और इस तरह के मौलवी मौलाना और कई सारी सेकुलर पार्टियों की दिक्कत ये है कि मुसलमानों के लिए कुछ भी अच्छा अगर कोई सोचता है तो सबसे पहले ये विरोध में खड़े हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, योगी के फैसले को लेकर अभी और भी विरोध उठेंगे, लेकिन बाबा का फैसला नहीं बदलेगा। लेकिन झारखंड सरकार तो किसी तरह का कोई फैसला ही नहीं ले रही है। झारखंड में लगातार घिनौने अपराध हो रहे हैं। झारखंड के दुमका और पलामू में घटनाएं हुई, लेकिन ताजा घटना राज्य के खूंटी जिले से सामने आई है, जहां एक नाबालिग के साथ रेप किया गया और आरोपी फिर से अल्पसंख्यक समुदाय का है। मामला उस वक्त खुला जब लड़की 4 माह की गर्भवती हो गई, लेकिन सोरेन सरकार सो रही है। कोई एक्शन लेने की बजाय ये बयान आ रहा है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, घटनाएं बताकर नहीं होती। डॉक्टर साहब, आखिर सोरेन सरकार कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही है? देखिए, एक्शन तो ले रही है। इनएक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। कोई कार्रवाई नहीं करना भी अपने आप में एक कार्रवाई है। ये वोट बैंक के लालची
इन्हें कोई मतलब है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो जाए? इनकी राजनीति चमकती रहनी चाहिए। 2 घटनाएं हुई, उस समय ये अपने एमएलएस के साथ जो है रायपुर में मस्ती कर रहे थे क्योंकि कुर्सी बचानी है। तीसरी घटना हो गई तो लोगों को दूसरी घटना के बाद इनके बयान याद आ रहे हैं कि भाई ये हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चे हैं, मुस्लिम हैं तो उनको तो थोड़ा स्पेशल स्टेटस मिलना ही चाहिए, माइनॉरिटी हैं। दिक्कत क्या है? झारखंड, बंगाल के बाद बिहार और झारखंड, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यास का ये सबसे बड़ा केंद्र बनता चला जा रहा है। ये घटनाएं अब सामने आ रही हैं, लेकिन झारखंड के लोग बताते हैं कि इस तरह की घटनाएं तो आम हैं। पिछले साल जमशेदपुर में जिस तरह का दंगा हुआ, जिस हिसाब से कम्युनल फ्लेयर अप वहाँ पे झारखंड के अंदर हो रहा है, और उसके ऊपर ये जो तमाम सेकुलरिज्म के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो एक्शन नहीं लेंगी। उनको वोट बैंक ज़्यादा प्यारा है। हिंदू लड़कियां, आदिवासी लड़कियां, उनका रेप होता रहे, उनको मर्डर कर दिया जाए, फिर भी इनके कानों में जू तक नहीं रेंगने वाला, क्योंकि ये सब राजनीति कम, मक्कार ज्यादा है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की मुलाकात पर कर लेते हैं। भारत की यात्रा पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और शेख हसीना की जोरदार अगवानी की। दोनों नेताओं की आज अहम बैठक भी हुई, जहां कुशियारा नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता भी हुआ। कुल 7 MOU साइन किए गए और दोनों देशों ने IT, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी और शेख हसीना की ये मुलाकात दोनों देशों के लिए कितनी अहम साबित होगी? देखिए, एक तो शेख हसीना को बिल्कुल ही प्रो इंडिया एक लीडर के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा भी जब वो भारत आती हैं तो बहुत अच्छा महसूस करती हैं, अच्छी बात है। और जो बायलैटरल टाइज है वो दिन ब दिन वो बढ़ते ही जा रहे हैं, अच्छे होते चले जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की पीएम से कुछ सवाल जवाब भारत की सरकार को ज़रूर करना चाहिए। वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होता है और वहाँ के जो कल्प्रिट्स होते हैं वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ये एक चिंता का विषय है। नंबर 2, बॉर्डर्स के ऊपर जिस तरह का बांग्लादेश का रवैया रहा है, जिस तरीके से पोरस जो सिस्टम है वहाँ पे कि कोई भी बांग्लादेशी हिंदुस्तान चला आता है, तो ये जो इलीगल माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच कौन से करार हो रहे हैं? क्या ये पूछना सही नहीं है? क्या आपके देश के लोग क्यों भारत आ रहे हैं? हिंदुस्तान को धर्मशाला तो नहीं है। और ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि रोहिंग्यास के ऊपर जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कह दिया कि भाई तो बहुत ही इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। चीन के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो कहते कि भाई इक्वी डिस्टेंस, हमको चीन भी प्यारा है, भारत भी प्यारा है। तो कई सारे जिसको कह सकते हैं कि सवाल हैं जिसका जवाब शेख हसीना को देना चाहिए, उन पे कार्रवाई भी करना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं होता। हिंदुस्तान इस तरह की गलतियां पहले भी कर चुका है। आप पाकिस्तान को लिवरेज देते रहे, आप चीन के साथ जो है दोस्ती का हाथ आप बढ़ाते रहे, चीन को आपने सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनवा दिया ये सोच में कि हमारी दोस्ती बनी रहेगी। लेकिन इस तरीके से जो हिंदुस्तान, चाहे वो श्रीलंका के साथ केस देख लीजिए, आप मदद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चाइनीज वेसल्स वहाँ पे आकर के खुफिया काम कर रहा होता है। आप नेपाल की मदद करते हैं, लेकिन फिर भी चीन जो है वहाँ पूरी तरह से अंदर घुसा हुआ है। तो ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को ढूंढना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।